Dear students, remember change is the law of nature. So don't be panic, but be alert and follow safety rules regarding COVID-19. Now we will learn and enjoy physics to make the world go round. Thank you. ओके तो कोविड की जो समस्या है राइट उसकी वजह से हम लोग अब फिर एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, है ना। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सभी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, we will discuss moment of inertia, right? Okay, now see, we are going to discuss moment of inertia, this topic. Okay, so first of all inertia, right? inertia जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, दैट इज एसोसिएटेड विथ इनर्शिया, राइट। और इनर्शिया का सिंपल मतलब होता है, इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। वंस अगेन, व्हाट इज इनर्शिया, राइट? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, you may say intrinsic property, right? The intrinsic property of a body due to which it opposes change in its state is called inertia. You may see on whiteboard, intrinsic property to oppose change in its state, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया, राइट। अब इनर्शिया और खास करके मूविंग इनर्शिया दो तरीके का होता है। वन ऑफ देम इज नोन एज लीनियर इनर्शिया, राइट। अनदर इज नोन एज व्हाट, रोटेशनल इनर्शिया, एंड दिस रोटेशनल इनर्शिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो हमने पहले इनर्शिया एक्सप्लेन किया आपको। इनर्शिया का मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया, राइट। अब होने को तो रेस्ट इनर्शिया होता है, मूविंग इनर्शिया होता है। हियर आई एम सेइंग मूविंग इनर्शिया आर ऑफ टू टाइप, एक क्या, लीनियर इनर्शिया, और दूसरा क्या, रोटेशनल इनर्शिया, राइट। इसी रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अक्सर एम आई लिखा करेंगे शॉर्ट में टू सेव टाइम। ओके, एम आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी बॉडी का होगा, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, ठीक। इनर्शिया का मतलब होता है अपोज करने की प्रॉपर्टी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या डिफिनीशन होगी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपने रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप मुझे बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कब होगी, जब रोटेशनल मोशन होगा, राइट, तभी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी। तो रोटेशन जब भी होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा, आई मीन जब भी रोटेशन होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा। तो याद रखना, जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि वो किसी एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक, बाय द वे एक बार फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बोलते हैं। क्या कह रहा था मैं? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it opposes change in its rotational motion about an axis is called moment of inertia। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, आप देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉडी की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है अपने रोटेशनल मोशन में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रोटेशनल मोशन होगा तो अबाउट एन एक्सिस होगा। राइट, सो टेल मी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हुआ कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपने रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक, ये जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ठीक है, अब जब आप जान गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। राइट, अब मेरी बात सुनिए। जैसे ही मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता हूं मतलब रोटेशनल मोशन हो गया। राइट, तो अब रोटेशनल मोशन होगा, उसी को रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल से शुरुआत करते हैं। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं। जब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से। तो जब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया तो बॉडी का निकाल लेंगे। और बॉडी में भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो डिस्क्रीट बॉडी होगा और डिस्क्रीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। राइट, तो सबसे पहले किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे? कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले सीखे? किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। नो, सी ऑन द बोर्ड, सी दिस इज ए पार्टिकल जिसका मास कितना है? m है। राइट, अब आप हमसे कहें कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं ये कहूंगा कि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले आप बताइए किस एक्सिस के अबाउट। राइट, तो मैंने कहा भाई इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी बताओगे तो एक्सिस जरूरी है, क्योंकि किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन होता है ना। ठीक, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आप पार्टिकल का मास m, पार्टिकल पे खड़े होइए, एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर दीजिए? परपेंडिकुलर, और उस डिस्टेंस को मेजर किया, कितना आ गया? r। तो बताइए इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m इंटू आर स्क्वायर। राइट, वैसे मैं आपसे पूछूं कि यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट विल बी योर आंसर? मास की यूनिट m केस में किलोग्राम, r की यूनिट क्या? मीटर, दैट्स वाई केजी मीटर स्क्वायर। राइट, तो आप मुझे बताओ तो क्या फॉर्मूला आपने सीखा? किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, नो प्रॉब्लम, आप पार्टिकल का मास पूछ लीजिए, फिर जिस एक्सिस के अबाउट आप पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं उस एक्सिस से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मेजर कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला है, डिफिनीशन है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बहुत सीधी बात, मैंने कहा किसी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। राइट, अब अभी थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, पहले एक और बात सीखते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर आप पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख गए तो आप बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। अच्छा, बॉडी किससे मिलकर बना होगा? पार्टिकल से। अब या तो पार्टिकल अलग अलग आपको दिखाई देगा, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, तीसरे का मास m3, डिस्क्रीट सिस्टम होगा या डिस्क्रीट बॉडी होगी, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल है सर, बारी बारी सब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, m1, m2, m3, mn, जितने पार्टिकल है, और फिर उसका सम कर दीजिए। यू गॉट द आंसर कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट हो गया। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर। नाउ सी, दिस इज ए बॉडी,
ये बॉडी या ये सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल से बना हुआ है। एक पार्टिकल m1 यहाँ, m2 यहाँ, m3 यहाँ, mn यहाँ, ठीक। तो आपने क्या किया, पहले पार्टिकल m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला, m1 और उसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर r1, तो पहले पार्टिकल का हो गया m1 r1 स्क्वायर, राइट। दूसरे पार्टिकल का क्या हो गया m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल्स का क्या हो गया m3 r3 स्क्वायर, ऐसे nth पार्टिकल का क्या हो गया mn rn स्क्वायर। सो टेल मी आई पूरे बॉडी का कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। I इज इक्वल टू, आपको ऐड करना है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू समेसन एम आर स्क्वायर कहिए या फिर आप कहिए एम आई आर आई स्क्वायर। आई की वैल्यू फ्रॉम 1 to n हो सकती है, राइट। ठीक है यहां तक, ठीक। अब मैं जैसे एक न्यूमेरिकल्स की बात आप सभी से करता हूं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स की बात आप सभी से करता हूं। सी जैसे दिस इज ए सिस्टम जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल है, ठीक है, एक कितने केजी का 4 kg ए पे और एक कितने केजी का 6 kg बी पे, right? Now you ask me, what about the moment of inertia of this body which is made up of two particles, right? आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये बॉडी दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, एक कौन सा 4 kg और दूसरा कौन सा 6 kg, ठीक। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप पहले ये बताइए किस एक्सिस के अबाउट, किस अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि अगर आप वो नहीं बोलते तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं है। वैसे मुझे मालूम है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे अलग आएगा और इस अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे अलग आएगा। इसीलिए जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आप बताइएगा, वैल्यू आप बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइएगा किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्सिस नहीं बताएंगे तो फिर आर कहां से आपने कैलकुलेट किया, राइट। तो इसीलिए सही क्वेश्चन हमको कैसे बोलना चाहिए था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी which is made up of two particles, one of them is 4 kg, another is 6 kg, about this bisector, about this axis, right? Say this distance is 2 meter from here to here and this distance is how much, 2 meter from here to here, right? Okay, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करें। सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। सी हम इस एक्सिस को देख लें, ठीक। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, हम पहले इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। कितना मास है 4 kg और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, दैट्स वाई आई इज इक्वल टू पहला पार्टिकल m1 r1 स्क्वायर और दूसरा पार्टिकल m2 r2 स्क्वायर, राइट। सो दैट शुड बी 4 और r1 कितना भाई 2 स्क्वायर और m2 का कितना 6 और ये भी डिस्टेंस कितना है 2 स्क्वायर। सो वी गॉट द आंसर 4 into 4 प्लस 6 into 4, so we get 16 plus 24, how much, 40 kg meter square, right? So moment of inertia of this body about this axis is 40 kg meter square, right? मैं एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं जो मैं बार बार कह रहा हूं, जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का पूछा जाएगा तो आपको स्पष्ट बताना होगा किस एक्सिस के अबाउट। जब तक आप एक्सिस नहीं बोलेंगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। जैसे मैं इसी प्रश्न को अगर ऐसे आपसे पूछता तो आप बताइए, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है लेकिन इस एक्सिस के अबाउट नहीं बल्कि इस एक्सिस के अबाउट, ये ओ डैश से पास कर रहा है और अब की बार ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो बताओ भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर, राइट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी भी तो ऐसे ही ना निकालेंगे, बहुत सिंपल है, पार्टिकल्स का निकालते जाइए। बोलिए m1 वाला मास कितना 4 और डिस्टेंस अब की बार कितना 3 स्क्वायर, क्यों ये 4 और ये डिस्टेंस कितना 3
दैट्स वाई 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब प्लस इस वाले का मास कितना 6, लेकिन इस वाले का एक्सिस से डिस्टेंस कितना 1 स्क्वायर, सो वी गॉट 4 इंटू 9 and 6 into 1, so we got 36 plus 6, how much 42 kg मीटर स्क्वायर। अब आप देख लो, आपने इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाइसेक्टर के अबाउट निकाला तो 40 kg मीटर स्क्वायर आया, और इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाला तो आंसर कितना आया 42 kg मीटर स्क्वायर। सो what is important axis of rotation, what is important axis, right? so moment of inertia की जब भी बात होगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा किस एक्सिस के सापेक्ष। चलिए, so what we have discussed, inertia, okay, then moving inertia are of two types, linear inertia, rotational inertia, and that rotational inertia is known as moment of inertia, right? Whenever we talk about moment of inertia, okay, we should first ask about axis of rotation. Okay, now how we will calculate moment of inertia of a particle about an axis? Using formula I is equal to mr square. And then how can we calculate the moment of inertia of a discrete body? Using formula I is equal to summation mr square, right? Now if body is not discrete, say this is continuous, okay, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बॉडी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है तब तो अच्छा है, पहले पार्टिकल का m1r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल्स का m2r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल्स का m3r3 स्क्वायर कैलकुलेट करके ऐड कर लो, समेशन कर लो आप, यू गॉट द आंसर्स। लेकिन अगर कंटिन्यूअस हुआ बॉडी तब सर, तब तो आपको m1 m2 m3 अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। इन दैट केस वी विल यूज टेक्निक ऑफ कैलकुलस। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? कैलकुलस का। और क्या मेथड होगा कैलकुलस का? हम लोग बॉडी का एक छोटा सा मास एलिमेंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल सी ऑन द बोर्ड दिस इज कंटिन्यूअस सिस्टम, राइट, और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक्सिस तो पहले बताना पड़ेगा ना। अब ये बॉडी डिस्क्रीट तो है नहीं, ये बॉडी कंटिन्यूअस है, आपको m1 m2 m3 m4 अलग अलग तो दिखेगा नहीं, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? समेशन को रिप्लेस कर देंगे, समेशन की जगह कौन काम करेगा? एडिशन का इंटीग्रेशन। ये बड़ा बेसिक होता है, बिकॉज वी से मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट। कैसे निकालेंगे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बॉडी का एक छोटा सा मास एलिमेंट डीएम ले लिया, पहले इस डीएम मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जिसको हम डी भी कह सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? मास कितना हो गया डीएम, और इस मास एलिमेंट का डिस्टेंस कितना हो गया आर, तो इस छोटे से मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर। और जब पूरे बॉडी का निकालना है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट। सो वी गॉट द आंसर, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे, वो हम कैलकुलेट कर देंगे। या तो आप पार्टिकल्स का पूछेंगे, नहीं तो फिर बॉडी का पूछेंगे। अब बॉडी में या तो वो डिस्क्रीट होगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा? कंटिन्यूअस। हाँ, एक बात जरूर आप सभी ध्यान रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात तब होगी जब रोटेशनल मोशन होगा, और रोटेशनल मोशन होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। इसलिए एमआई के लिए जरूर बताना पड़ता है किस एक्सिस के सापेक्ष। आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, मास ऑफ द बॉडी, सही बात है सर, mr स्क्वायर है तो मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये बॉडी है, एक्सिस यहाँ ले लो और एक्सिस यहाँ ले लो, तो
तो जब आप यहां ले लोगे तो r कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, और एक्सिस दूर कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अधिक आएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन पे, और एक इंपॉर्टेंट बात की, एक्सिस के चारों ओर बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर वो दूर दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तीन बातों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, और वो है मास ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द बॉडी, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द बॉडी। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास, शेप तथा साइज पर डिपेंड करता है। ये मैंने आप सभी से कहा, फिर वैसे करके अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, राइट। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं। मतलब किसी बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका फिजिक्स में क्या महत्व है, राइट। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बोर्ड यूज करके चीजों को समझाता हूं। सी, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, वो अपोज करने की प्रॉपर्टी, राइट है ना। इनर्शिया मीन्स अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। तो इनर्शिया दो तरीके का होता है, एक होता है लीनियर इनर्शिया, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, या एक गोला है, बड़ा सा स्फीयर मान लीजिए, ठीक, इसका मास कम है, राइट, और ये दूसरा गोला है, ये, इसका मास अधिक है, ठीक है ना। सपोज करो दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक, और हम इनको रोकना चाहते हैं। रोकने का मतलब क्या हुआ, ये मूविंग स्टेट में है ना, हम इसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं। ये मूव कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये रेस्ट में आ जाए। तो इनके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे हम लोग, लीनियर इनर्शिया। तो कहते हैं लीनियर इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। कैसे, देखो ये कम मास है ना, इसको अगर मूव कर रहा है, मैं इसको रोकना चाहूं तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, से दिस इज F1, और इसको रोकना चाहूं ये बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा है, F2 इज ग्रेटर देन F1, इसलिए M इज ग्रेटर देन M होगा, या वाइस वर्सा कह देते हैं। चूंकि M कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, अब मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि किसी बॉडी का मास उसके लीनियर इनर्शिया का मेजर होता है, राइट। व्हाट आई एम सेइंग, मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास ज्यादा होगा तो उसका लीनियर इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का संबंध तो रोटेशन से होता है ना, ठीक। तो हम एक एग्जांपल उठाते हैं, ऐसे सी, एक रिंग लेते हैं, जैसे ये रिंग हो गया, है ना, और एक डिस्क लेते हैं, जैसे ये डिस्क हो गया। इस डिस्क का रेडियस r है और इसका टोटल मास क्या है, m है। जैसे एक डिस्क ले लो, इस तरीके से डिस्क ले लो, और ऐसे डिस्क का ये एक्सिस होगा, और डिस्क को ऐसे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक। रोटेट करने के लिए आप उस पर क्या लगाओगे, टार्क, से दिस इज टाउ। अब आप इमेजिन करो, इसी पूरे डिस्क को मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, जितना लोहा इसमें होगा उसी से रिंग बना देते हैं, ऐसे। इसका रेडियस r है और इसका मास क्या है, m है, ठीक है। और इसका, इस पे जो टार्क मैंने लगाया घुमाने के लिए, से दिस इज व्हाट, टाउ1। तो मेरी बात समझना, आप समझना इस बात को। जैसे ये रिंग आप लीजिए और रिंग को ऐसे रोटेट करा के छोड़ दीजिए, तो कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि हवा उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, टार्क लगाएगा, ठीक है। या आप इस रिंग को रोकिए और उतने ही मास का आप डिस्क ले लीजिए और उसको घुमा के छोड़ दीजिए, और उसको आप रोकिए। आपको इस रिंग को रोकने के लिए ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, राइट, और इस रिंग को रोकने के लिए आपको कम टार्क लगाना पड़ेगा। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, रिंग का और किसका, डिस्क का। तो रिंग में मास दूर दूर है ना जी, तो कौन ज्यादा होगा इसमें, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो आप देखेंगे इसीलिए टाउ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टाउ2, मतलब टाउ2। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा
तो उसको रोकने के लिए आपको कम टार्क लगाना पड़ेगा, राइट। तो हम किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, जैसे इस पे सॉरी, इस पे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल होता है कि जो साइकिल का पहिया होता है ना, ठीक है, उसमें निडल्स बने होते हैं, है ना, तिल हम लोग हिंदी में कहते हैं। क्यों नहीं उसको पूरा का पूरा हम लोग प्लेट का बना देते हैं। अगर मैं प्लेट का बना दूं और एक बार उसको पैडल आप मारिएगा वो फट से रुक जाएगा, लेकिन जो पहिया आप लोग यूज करते हैं जिसमें तिल लगा होता है उसको एक बार चला के छोड़ दीजिए तो काफी देर तक वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मास जब आप किनारे किनारे रखेंगे और एक्सिस बीच में है तो आर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए उसके अंदर कौन सी टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी कि वो चलेगा तो कहेगा नहीं मैं अपने स्टेट में होने वाले चेंज का ज्यादा अपोज करूंगा। तो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो मास लीनियर मोशन में करता है, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आंसर है लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया समझ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बार बार इंपॉर्टेंट दे रहा हूं कि एक्सिस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा और उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस। वैसे मैं एक काम करूंगा, आप सभी के लिए जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उसका एक हैंड रिटेन नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आप आसानी से उन चीज़ों को देख के अगर आपको यहाँ पे बोर्ड से कोई भी चीज़ मिस कर रही हो तो वहाँ से देखिएगा, ठीक। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टॉपिक को जब आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैंने एक टॉपिक डिस्कस करना है कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को बाइफरकेट करके दोनों के बारे में डिस्कशन करना है। आप बोर्ड पे देखिए और चीजों को समझिए कि लीनियर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। सी, एक तरफ मैं लीनियर मोशन डिस्कस करता हूं तो दूसरी तरफ कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। ऐसा नहीं है कि आप लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन ये सब पहली बार सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप 11th 12th और बाकी चीज़ों में समझते रहे हैं, राइट। नो सी, इस तरफ मैं लीनियर मोशन की बात कर लेता हूं और इस तरफ मैं रोटेशनल मोशन की बात कर लेता हूं, ठीक। तो लीनियर डिस्टेंस को किससे दिखलाते हैं, एस से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, थीटा से। भाई लाइन में चलेगा तो ऐसे और एंगल में रोटेट करेगा तो लाइक दैट, है ना। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे हो सकता है, हम लोग एक सर्किल देखें, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्किल पे इसका मास m है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां से यहां गया तो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, s, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा। तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, s इज इक्वल टू आर थीटा, राइट। और ये बड़े सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स में आता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान कितना जी, रेडियस, ठीक। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब लीनियर वेलोसिटी को भी से दिखाते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को किससे दिखाएंगे, ओमेगा से, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम। और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इधर बोलो भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, लाइक दैट, ठीक। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, E इज इक्वल टू आर अल्फा, ओके। अब आप मुझे बताओ तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या पढ़ते थे लीनियर मोशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। सिमिलरली व्हाट अबाउट रोटेशनल मोशन,
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, राइट। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, टेल मी, u is initial velocity, v is final velocity, a for acceleration, लेकिन ये सब लीनियर initial velocity, linear final velocity, linear acceleration, right? Similarly here initial angular velocity omega 0, final angular velocity omega, and what is this? Angular acceleration. Similarly this is angular displacement and this is linear displacement. मतलब जो कुछ भी आप लीनियर मोशन में देखते हैं वो सारे एक्सप्रेशन आपको किस में दिख रहे हैं? एंगुलर मोशन में, अर्थात रोटेशनल मोशंस में। ठीक, इसके अलावा जरा मुझे बताइएगा लीनियर मोमेंटम आप क्या कहते हैं? P इज इक्वल टू एम इंटू भी कहते हैं ना। तो इस तरफ जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको लोग J से भी दिखलाते हैं और L से भी दिखलाते हैं, और L इज इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा होता है। I का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए तो मैंने कहा था ना, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वो काम एंगुलर मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर बताओ F इज इक्वल टू क्या होता है? dp अपॉन dt होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है, और इधर टार्क होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? टार्क होता है। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो आप मुझे बताइएगा, ये भी हम लोग जानते हैं कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर। सो मैंने आपसे कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का संबंध रोटेशनल मोशन से होता है, इसलिए जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे सो यू शुड हैव ए नॉलेज ऑफ रोटेशनल मोशन आल्सो। मैंने उसको बहुत शार्ट में लिखा और ये बताया कि ये चीज़ हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ें किस में चलती हैं? एंगुलर मोशंस में। तो इस पहले पार्ट में मैंने सिर्फ आपसे थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस किया, किसके बारे में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ही होता है रोटेशनल मोशन, इसलिए थोड़ी सी बात मैंने आपसे लास्ट में की रोटेशनल मोशन के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेडियस ऑफ जायरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, एंड देन आफ्टर कुछ बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ठीक है। और तब उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देन we will complete this topic and after that we will discuss objective type questions. अभी तक के लिए इतना ही। Thank you.